हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के 6th पार्ट फ्रेडीज डेड द फाइनल नाइटमेयर को, जो आई थी 1991 में, जिसमें आखिरकार हम फ्रेडी का अंत देखेंगे या टाइटल में फ्रेडीज डेड लिखे होने के बावजूद भी वो बच जाएगा। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो। तो फ्रेडीज डेड द फाइनल नाइटमेयर को IMDb पे मिले हैं 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और उसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 39%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 22% फ्रेश विथ 32% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है मशहूर फिलोसोफर नीट्शे के एक कोटेशन को दिखाते हुए, जिसमें लिखा था कि स्प्रिंगवुड नामक शहर में जहां फ्रेडी रहा करता था वहां के सारे टीनेजर्स की अजीब तरीके से मौत हो गई, जिसके पीछे ऑब्वियसली फ्रेडी का ही हाथ था। फिर हमें पता चलता है कि जॉन, जो उसी टाउन का लड़का था, वो फ्रेडी के जाल से बचकर शहर के बाहर चला गया। फिर सीन जॉन पर शिफ्ट होती है, जहां वो अपने सपने में एक प्लेन में बैठता है, लेकिन अचानक वो अपनी सीट से सीधा नीचे गिरकर एक घर में पहुंच जाता है, पर उसे कोई चोट नहीं आती। वो बहुत डर जाता है और बाहर देखने के लिए घर की खिड़की खोलता है, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका घर हवा में उड़ रहा है। तभी फ्रेडी सस्ता हैरी पॉटर बन के हवा में उड़ते हुए उसके पास आता है, पर जॉन कुछ समझ पाए उससे पहले फ्रेडी उसे सपने के बाहर खींचकर असली दुनिया में चलती हुई बस के आगे ले जाता है, जहाँ वो बस से टकराकर एक बड़े से पत्थर पर जा गिरता है, जिस वजह से उसकी याददाश्त चले जाती है और वो गजनी का रिश्तेदार बन जाता है। फिर वो एक अनजान शहर की तरफ चले जाता है, और अगले सीन में हम पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को देखते हैं, जो जॉन को रास्ते में भटकता देख उसे उसी जगह के जुवेनाइल करेक्शन सेंटर ले जाते हैं, जहां हम हॉट मैगी को देखते हैं, जो वहां साइकोलॉजिस्ट थी, जिसे पता चलता है कि जॉन ने लगभग अपनी सारी यादें खो दी है। फिर मैगी को जॉन की चीजों में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिसमें फ्रेडी के बीवी की इंफॉर्मेशन थी, जिसे देखने बाद अचानक मैगी की अपनी कुछ यादें ताजा हो जाती है कि तभी मैगी की आंख लग जाती है एंड वो सपने में देखती है कि स्प्रिंगवुड में एक छोटी लड़की अपने पापा के साथ खेल रही है। तभी सीन जॉन पर शिफ्ट होती है, जिसके सपने में भी वही सेम लड़की आती है, जिसके पीछे जॉन जाता है इस उम्मीद में कि उसे सब कुछ याद आ जाए। फिर अगले दिन हम काउंसलिंग सेशन में जॉन को अपने सपने के बारे में मैगी को बताते हुए देखते हैं, जिसे सुनने बाद मैगी को समझ आता है कि उनके सपनों में एक ही लड़की आई थी, जिससे वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो अपने कलीग के पास जाती है, जो एक डॉक्टर था एंड ड्रीम रिसर्च स्पेशलिस्ट भी, और करंटली वो ड्रीम डीमंस पर स्टडी कर रहा था। वो बताता है कि ड्रीम डीमंस दुनिया में जी रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बुरे शैतानी लोगों को ढूंढकर अपनी शक्तियां उन्हें देते हैं, ताकि वो बुरे सपनों को असलियत में बदल सके। फिर मैगी की कहानी सुनने बाद उसका कलीग उसे बताता है कि उसके दिमाग में कुछ ऐसी यादें छिपी है जिसका सामना वो नहीं करना चाहती। फिर वो कहता है कि अगर उसे छुपा हुआ सच जानना है तो वो जॉन को लेकर स्प्रिंगवुड जाए। फिर मैगी वहां से निकलकर करेक्शन सेंटर जाती है एंड जॉन को लेकर स्प्रिंगवुड के लिए निकल जाती है। फिर रास्ते में जॉन को अचानक उनकी गाड़ी के आगे वही छोटी लड़की दिखती है, जिसको बचाने के चक्कर में उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहां कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि ये सब जॉन का हेलुसिनेशन था। तभी उन्हें पता चलता है कि करेक्शन सेंटर के 3 बच्चे उनके गाड़ी में ही छुपे हुए थे, जिनमें से पहला था स्पेंसर, जो सिर्फ वीडियो गेम खेला करता था और उसे सस्ते नशे करने की भी आदत थी। दूसरा था कार्लो, जिसे उसकी माँ ने माँ की चमाट मारकर बहरा कर दिया था, जिस कारण वो कान में हियरिंग एड लगाए घूमता था। एंड तीसरी थी ट्रेसी, जिसके बचपन में उसका बाप उसे अब्यूज किया करता था। और मैगी डिसाइड करती है कि वो इन सबको लेकर स्प्रिंगवुड जाएगी। वाह दीदी। अगले सीन में वो सब स्प्रिंगवुड पहुंच चुके थे एंड जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था कि शहर के सभी बच्चे मारे गए थे, तो उधर अब इन्हें सब बड़े बूढ़े लोग मिलते हैं जो अजीबोगरीब बर्ताव कर रहे थे। ये सब देखने बाद स्पेंसर फोन बूथ से डॉक्टर को कॉल लगाता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी एक अनजान लेडी इन तीनों के पास आकर इन्हें कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि ये स्वीट आंटी नहीं चाहती थी कि अब फ्रेडी किसी और बच्चों का शिकार करे। तभी टाउन के स्कूल की घंटी जोर से बजती है, जिससे वहां के सभी लोग डर जाते हैं। यही मौका देखकर वो 3 हम जो यहाँ पर आए बोलकर वापस करेक्शन सेंटर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन मैगी और जॉन पर शिफ्ट होती है, जो स्कूल के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल जाए। वो वहाँ के एक टीचर से मिलते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी फ्रेडी की इन्फॉर्मेशन को लेकर फ्रेडी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तभी मैगी की नजर उस टीचर के कलेक्शन पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जो न्यूज रिपोर्ट जॉन के पास से उसे मिली थी वो उसी कलेक्शन का हिस्सा है। फिर वो टीचर उन्हें बताता है कि फ्रेडी का एक बच्चा भी था, जिसे शहर के अनाथ आश्रम में फेंक दिया गया था। ये सुनते ही जॉन और मैगी शहर के ऑर्फनेज जाने के लिए निकल जाते हैं। सीन ट्रेसी, स्पेंसर और कार्लो पर शिफ्ट होती है, जो स्प्रिंगवुड के बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे और घूम फिर के बस एक ही रास्ते पर आ जा रहे थे। और ऐसा करते करते रात हो जाती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ के एक अनजान घर में अपनी रात काटेंगे, जो दिखने में काफी अच्छा एंड फॉर सेल था। पर जैसे ही तीनों घर के अंदर जाते हैं, वो घर अपनी असलियत दिखाते हुए एल्म स्ट्रीट में बदल जाता है एंड वो फ्रेडी के जाल में फंस जाते हैं। अंदर जाने बाद कार्लो अपने लिए जल्दी से एक बेड ढूंढता है और गुड नाइट बोलकर सो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके बाद वो कभी उठेगा ही नहीं। कार्लो के सोने के बाद उसका बुरा सपना शुरू होता है, जहां वो अपने आप को एक हॉलवे में पाता है। फिर हम फ्रेडी को देखते हैं, जो कार्लो की मां के रूप में उसकी ओर आता है और अपना नोकीला पंजा सीधा उसके कान में घुसेड़ देता है, जिससे बेचारा कार्लो दर्द में चिल्लाता है। इसके बाद फ्रेडी उसका हियरिंग एड निकाल कर कहीं चला जाता है, तो अपने हियरिंग एड को पाने के लिए कार्लो भी फ्रेडी के पीछे जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी,
क्योंकि फ्रेडी कार्लो के हेयरिंग एड में बदल जाता है, जिससे नीचे गिरा देख कार्लो झट से उठाकर पहन लेता है, जो उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब उसे हर छोटी सी सुई गिरने की आवाज भी कान फाड़ वॉल्यूम में सुनाई दे रही थी। फिर फ्रेडी उसके सामने आता है और ऊपर से ढेर सारी सुइयां नीचे की ओर फेंकता है, जिसकी आवाजों से कार्लो के कान फटने लगते हैं और आखिर में फ्रेडी अपने नोकीले पंजों को ब्लैक बोर्ड पे स्क्रैच करता है, जिसकी आवाजें कार्लो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका सर सीधा फट जाता है एंड उसकी जिंदगी का वहीं दी एंड हो जाता है। इसके बाद हम ट्रेसी को देखते हैं, जिसको बेड पर सिर्फ कार्लो का हियरिंग एड मिलता है, जिसे देखकर वो तुरंत स्पेंसर को जगाती है ताकि वो वहां से निकल पाए, लेकिन नशेड़ी स्पेंसर तो नशे में था, इसलिए ट्रेसी खुद अकेले ही बाहर मदद ढूंढने जाती है। सीन जॉन और मैगी पर शिफ्ट होती है, जो एक पुराने अनाथ आश्रम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो जॉन को देखकर बताती है कि वही फ्रेडी क्रूगर का बेटा है, और ये सुनकर येड़े जॉन को यकीन भी हो जाता है क्योंकि सारे स्प्रिंगवुड के टीनेजर्स में एक वही था जो बचकर बाहर निकल पाया था। लेकिन मैगी को इस बकवास पर यकीन नहीं था और वो जॉन को लेकर बाहर आ जाती है, जहां उन्हें ट्रेसी मिलती है। फिर वो तीनों मिलकर एल्म स्ट्रीट में जाते हैं, लेकिन तब तक स्पेंसर भी फ्रेडी का शिकार बन चुका था। वो अपने सपने में वीडियो गेम के अंदर उसमें का मेन हीरो बन के पहुंच जाता है, जिसे खुद फ्रेडी खेल रहा था। पहले तो स्पेंसर को अपने सपने में मजा आता है क्योंकि वो अच्छे से खेल रहा था, तभी उसके सामने मॉन्स्टर फ्रेडी आ जाता है। इसलिए ट्रेसी अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन के साथ सपने में चले जाती है, जहां वो फ्रेडी के हाथ से वो कंट्रोलर छीन लेती है। लेकिन फ्रेडी ने पहले से ही अमेज़न से सस्ता बैकअप कंट्रोलर खरीद के रखा हुआ था, जिससे वो स्पेंसर को कंट्रोल करते हुए नरक भेज देता है। अब असली दुनिया में मैगी ट्रेसी को नींद से जगा देती है ताकि उन्हें फ्रेडी मार ना पाए, लेकिन जॉन की आंख नहीं खुलती। ये देखकर ट्रेसी और मैगी जॉन को लेकर एल्म स्ट्रीट से बाहर निकलते हैं। फिर हम जॉन के सपने में फ्रेडी को देखते हैं, जो उसे सच बताता है कि उसके जैसा नालायक लड़का उसका बेटा हर किस नहीं हो सकता, बल्कि असल में मैगी उसकी बेटी है और उसने जॉन को स्प्रिंगवुड के बाहर इसलिए जाने दिया ताकि वो मैगी को यहाँ ला सके। एंड मैगी ही उसका वन एंड ओनली जरिया है जिससे वो शहर के बाहर के बच्चों के सपनों में भी आना जाना कर सकता है। एंड अपना सारा बिग प्लान सुनाने के बाद वो जॉन को भी मार देता है और सीधा मैगी की बॉडी को पोजेस कर लेता है, जिससे वो आसानी से एल्म स्ट्रीट से बाहर निकल चुका था। सीन मैगी और ट्रेसी पर शिफ्ट होती है, जो करेक्शन सेंटर पहुंच जाते हैं। पर अजीब बात यह थी कि वहां के स्टाफ को कार्लो, जॉन और स्पेंसर याद ही नहीं थे। मतलब कि अब जब फ्रेडी किसी को मारेगा तो रियल लाइफ में फ्रेडी सभी के दिमाग से उनकी यादें भी मिटा देगा। वाह भाई, इसे ऐसी पावर्स मिलती कहां से है? खैर, लेकिन उस कल्लू मामा को ये तीनों बराबर याद थे। डॉक्टर कहता है कि जरूर फ्रेडी एल्म स्ट्रीट से आजाद हो गया है। अरे थैंक यू ये बताने के लिए चाचा, हमको तो ये पता ही नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगी अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहां उसे छानबीन करने पर एडॉप्शन सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि मैगी उस घटिया इंसान फ्रेडी की बेटी है। ये देखने बाद मैगी को जोर का झटका लगता है, जिस पर वो बोलती है शिट। जिसके बाद मैगी वापस करेक्शन सेंटर चले जाती है। फिर जब मैगी की आंख लगती है, वो सपने में अपने घटिया बाप फ्रेडी के साथ खुद को देखती है एंड उसे ये भी पता चलता है कि अब वो उसकी मदद से ही सभी को मारेगा और उसका अगला टारगेट ट्रेसी थी। ये सब देखने बाद मैगी जल्दी से अपनी नींद से जागती है। सीन फिर ट्रेसी पर शिफ्ट होती है, जिसके सपने में फ्रेडी ट्रेसी का बाप बनकर आता है और ट्रेसी को एब्यूज करने लगता है। लेकिन उम्र के साथ ट्रेसी ताकतवर हो गई थी, तो वो उसे धक्का देकर एक केटल लेकर उसके मुंह पे दे मारती है, लेकिन वो था तो फ्रेडी ही। इसलिए ट्रेसी तुरंत अपने हाथ को आग में जलाती है और दर्द से चिल्लाते हुए अपने नींद से जागती है, जिससे गुस्से में फ्रेडी उस डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर बेसबॉल बैट से फ्रेडी की जम के धुलाई करता है, जिससे फ्रेडी नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ डॉक्टर को लगता है कि फ्रेडी का गेम खत्म। लेकिन अपनी दुनिया में बहुत ताकतवर होने के कारण वो अगले ही पल उठकर डॉक्टर से कहता है कि जिस डीमन ने उसे ऐसी शैतानी पावर्स दी है, उन्होंने इससे वादा किया है कि वो सपने में कभी नहीं मर सकता और बेवकूफ फ्रेडी की यही सबसे बड़ी गलती थी। तभी डॉक्टर जल्दी से फ्रेडी के स्वेटर का एक टुकड़ा फाड़ लेता है और अपने लगाए हुए अलार्म की मदद से वो सही वक्त पर जाग जाता है, क्योंकि ये सब डॉक्टर का बनाया हुआ एक प्लान था। उसने जानबूझकर फ्रेडी को झांसा दिया ताकि वो पगलू खुद से अपनी मौत का राज बता सके। और उसके स्वेटर का टुकड़ा लेने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है कि फ्रेडी को असल दुनिया में लाया जा सकता है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी करके फ्रेडी को असल दुनिया में लेके आना ही होगा, ताकि इस बार वो उसे असली नर्क में पहुंचा सके। तो डॉक्टर इस बार मैगी को ये सब करने के लिए कहता है। फिर मैगी की आंख लगने के बाद वो अपने सपने में फ्रेडी की बैक स्टोरी देखती है। जब वो छोटा था तो वो सन ऑफ मैनियक्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहला ऑब्वियसली उसके इतने सारे पागल बाप थे और दूसरा वो बहुत बेरहम था, जो बेवजह बेजुबान जानवरों को मारा करता था। एंड फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो खुद को ही खुशी खुशी चोट पहुंचाता था, क्योंकि उसे दर्द पसंद था। वाह छोरे, क्या दर्द है तेरे अंदर। एंड उसकी इन्हीं हरकतों पर टोकते रहने के कारण एक दिन उसने अपने सौतेले बाप को भी जान से मार दिया और जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। फिर जब एल्म स्ट्रीट के गुस्सेल पेरेंट्स ने फ्रेडी को घेर लिया था और उसे जिंदा जला नहीं वाले थे कि तभी मून नाइट के खौंशू की तरह एक एंशिएंट डीमन ने इस दलिंदर फ्रेडी को लोगों को सपने में मारने की ताकत दी, जिससे वो नाइटमेयर किलर बन गया और आखिर मैगी को सब कुछ याद आ जाता है। हमें पता चलता है कि जब मैगी की माँ को फ्रेडी की सच्चाई पता चली तो फ्रेडी ने उसकी माँ को जान से मार दिया और यंग मैगी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, जिस वजह से वो सदमे में चली गई और इन यादों को भूल गई। फिर गुस्से में मैगी अपने सपने के अंदर फ्रेडी का
का सामना करती है और आखिर में उसे सपने से बाहर लाने में कामयाब होती है। पर डेढ़ शाना फ्रेडी खुद को अलग रूम में टेलीपोर्ट कर लेता है। तो फ्रेडी से लड़ने के लिए ट्रेसी, डॉक्टर और मैगी बेसमेंट में अपने फेवरेट हथियार हाथ में ले लेते हैं ताकि वो सब फ्रेडी के स्वप्न दोष को आखिरकार खत्म कर सके। फ्रेडी को ढूंढने के लिए वो सब अलग अलग हो जाते हैं और कुछ देर बाद मैगी को फ्रेडी एक रूम में मिलता है जो मैगी के आगे घायल होने का नाटक करता है ताकि वो उस पर दया दिखाए, लेकिन मैगी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसके नोकीले पंजे को उड़ाकर दूर फेंक देती है। जब डॉक्टर और ट्रेसी वहां आते हैं तो फ्रेडी दरवाजा बंद करके मैगी का गला दबाने लगता है, पर मैगी फिर से उसे नीचे गिराकर सीधा उसका हाथ ही तोड़ देती है। पर थोड़ी मेहनत के बाद फ्रेडी को उसका ग्लव मिल जाता है, पर ट्रेसी और डॉक्टर से मिले हथियार की मदद से मैगी फ्रेडी को दीवार में अटका देती है और असली दुनिया में फ्रेडी की कोई भी शक्ति काम न करने के कारण वो बेचारा बेसहारा हो जाता है। चेहरा तो देखो बेचारे गरीब का। तभी ट्रेसी एक बड़ा सा सुतली बॉम्ब मैगी की तरफ फेंकती है जिसे पकड़कर वो सीधा फ्रेडी के बॉडी में घुसेड़ देती है और उसे किस करके चिढ़ाते हुए बोलती है हैप्पी फादर्स डे, और वो सब वहां से भाग जाते हैं। और किसी गोबर में फटे सुतली बॉम्ब की तरह असल दुनिया में फ्रेडी के भी चिथड़े उड़ जाते हैं, जहां इस बार उसके पास खुद को फिर से जिंदा करने की कोई भी ताकत नहीं थी। और फ्रेडी के उड़ते हुए चिथड़ों के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अभी सच कहूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही फास्ट पेस्ड और अलग लगी। ना ही इसका पिछले पार्ट से कोई कनेक्शन दिखाया गया है और फिर अचानक भयानक कहानी में उसकी बीवी और बेटी का टपक पड़ना, जिनके बारे में हमें पिछले 5 पार्ट में कुछ भी नहीं बताया गया। और अगर फ्रेडी का स्टार्टिंग से यही प्लान था कि वो अपनी बेटी के जरिए सारी दुनिया के लोगों को मारता फिरे, तो उसने पिछले पार्ट्स में इतना ज्यादा टाइम पास क्यों किया? अरे चलो दूसरा कुछ नहीं तो पिछले पार्ट की एलिस को तो इसमें लाते हैं ताकि फ्रेडी के मरने पर और ज्यादा मजा आता, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पार्ट में जैसे सब घाई घाई में हुआ है। वैसे मैं आजकल थियरी के बारे में बोलता नहीं, पर इस बार मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि मूवी में कहां पर भी कुछ भी हो रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको आने वाली वीडियोस में भी ऐसी मूवी से रिलेटेड थ्योरी सुननी पसंद है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और साथ ही अगर आपको इसके आखिरी पार्ट पर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हार्ट इमोजी के साथ पार्ट 7 लिख दो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही मैं इसका आखिरी पार्ट डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। सो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।